एस्ट्रोलॉजी के बारे में हर घर में कोई एक इंसान होता ही है जो बोलता है ये सब बेकार की चीज होती है हमारे प्रारब्ध कर्मों से। मांगलिक दोष, हम कालसर्प दोष हो गया है ना, गुरु चंडाल दोष हो गया है ना, विष योग बन गया, बहुत से ऐसे अलग अलग दोष हो जाते हैं। तो वो कर्स कहाँ आया? आपकी फैमिली ट्री पे आ गया। अच्छा। पृथ्वी में मैं एक चीज बहुत बोलती हूँ कि परमात्मा ने जब प्रॉब्लम बनाई है ना, उससे पहले सोल्यूशन बना। 12 तरीके के हैं ना, 12 तरीके के जो कालसर्प दोष है उसका अलग अलग प्रॉब्लम है। अच्छा। पहले घर पे और आपका केतु 7वें घर पे है। ओके। तो हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ बता रहा है ना। अब 7वें घर में राहु आ गए तो शादी में प्रॉब्लम, ओके, बिजनेस में प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषिकेश और आप सबका स्वागत है ध्यान विज्ञान के इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुंडली, दोष और एस्ट्रोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और ख़ास तौर पे बात की जाएगी कालसर्प दोष के बारे में। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ी है डॉक्टर किरण सिंह मैम। इस पॉडकास्ट में हम किसी तरीके का डर फैला नहीं रहे हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें राहु और केतु की जो पोजीशंस होती है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आप अपनी कुंडली लेकर बैठ जाइए और एंजॉय कीजिए इस पॉडकास्ट को। थैंक यू। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद वापस हमारे इस पॉडकास्ट में आपका समय देने के लिए। और मैं शुरुआत ही करूँगा इससे कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में हर घर में कोई एक इंसान होता ही है जो बोलता है ये सब बेकार की चीज़ है, ये होता ही नहीं है, दिस इज अंधविश्वास। इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है, अपना कर्म करो, अपनी हिम्मत से कुछ कमाओ। तो आप इस बात को कैसे देखती हैं, एस्ट्रोलॉजी को? चलिए ऋषि, शुरू करते हैं। आज बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है। तो यहाँ पे जब हम कुंडली की बात करेंगे, जब हम ज्योतिष की बात करेंगे, तो हम थोड़ा सा कर्मों के बारे में जो हम हमेशा बात करते हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा कर्मों को समझेंगे कि हमारी कुंडली किससे बनती है। हमारे ऐसे कौन से कर्म है जिससे हमारी कुंडली फॉर्म होती है ना। अब ज्योतिष का बहुत सिंपल है, ईश्वर की ज्योति है ना। ईश्वर ऑलरेडी आपको एक रोड मैप बना के दे दिया है ना। अब कैसे दे दिया? तो हमारे जो कर्म होते हैं, मैं हमेशा पहले भी शायद हमने बात की है, तो 3 तरीके के कर्म हैं हमारे। जैसे संचित कर्म है, हम कई जन्म लेके आते हैं, हमारे सारे जन्मों का लेखा जोखा एक उसमें रखा जाता है ना, एक अकाउंट में रखा जाता है। उसके बाद हमारे होते हैं प्रारब्ध कर्म, जो हमारे जो भी 10% हम जिनको हमें भोगना है यहाँ पे आते हैं। अब प्रारब्ध कर्मा क्या है? जो फिक्स कर्मास होते हैं। सपोज आपके माँ बाप कौन होंगे, पति कौन होगा, पत्नी कौन होगा, बच्चे कौन होंगे और सिबलिंग्स कौन होंगे। ये कुछ फिक्स प्रारब्ध होते हैं। तीसरा आता है हमारा क्रियामान कर्मा। हम जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से भी हमारे जीवन में चीज़ें निर्धारित होती रहती हैं। ठीक है। अब हमारी जो कुंडली बनती है, जब हम पैदा होते हैं, हम कुछ ग्रह नक्षत्र के साथ पैदा होते हैं है ना। जरूरी नहीं है कि सभी का ग्रह नक्षत्र एक ही हो। जब कोई पैदा होता है तो उसका नक्षत्र किस डिग्री पे है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, वो पूरा कैलकुलेशन हमें कुंडली में मिलता है। अच्छा। ठीक है। हमारी कुंडली फॉर्म होती है हमारे प्रारब्ध कर्मों से। अब प्रारब्ध कर्मा क्या है हमारे, कि हम इस जन्म में क्या भोगने आए हैं, किस चीज का ऋण चुकाने आए हैं। अच्छा। है ना। या क्या अच्छा बुरा भी अच्छा भी भोगने आए हैं ना, किस चीज को एंजॉय करने आए हैं, किस चीज को रीपे बैक करने आए हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन शॉर्ट कुंडली का है ना। अब कुंडली के जब हमें किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता हो। अच्छा। ठीक है। तो उससे जब हम डाल के कुंडली बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है ये ग्रह यहाँ बैठा था, इस नक्षत्र में था, है ना, ये समय था। उसके हिसाब से सब ग्रहों की प्लेसमेंट बनती है वहाँ। और वो प्लेसमेंट के साथ हम देख सकते हैं कि किसकी कुंडली में कहाँ दोष है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है, ये इंसान यहाँ क्या भोगने आया है, ये इंसान को क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं या आने वाले हैं। अच्छा। तो ये संक्षिप्त में मैं आपको थोड़ा सा कुंडली का बता रही हूँ। अच्छा। ओके। हाँ। जैसे आपने बोला कि बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम और जो बर्थ डेट है वो
पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बर्थ टाइम या बर्थ प्लेस में कुछ ना कुछ, और किसी किसी का तो बर्थ डेट भी माना जाता है कि उन्होंने रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है। तो उस चीज़ में कुंडली निकल सकती है या फिर थोड़ा मुश्किल है उसको? कुंडली निकल तो सकती है, लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। अच्छा, ओके। है ना? तो कुंडली निकल सकती है, लेकिन एक्यूरेट इतना नहीं होता है। अच्छा। लोग बनाते हैं कुंडली, वैसे बना देते हैं, लेकिन बहुत बार हम उसको डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है। अच्छा, है ना? अच्छा, तो उसके लिए हम इस पे ज़्यादा बात नहीं, उसके और भी तरीके हैं उस इंसान के बारे में जानने के। बहुत बार हम जैसे मैं बहुत बार उनके नाम से उनकी चीज़ें बता देती हूँ। है ना? वो कौन से नंबर, कौन से मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं, उससे उनका पूरा जीवन बता देते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं उसको जानने का। अच्छा, लेकिन कुंडली बनाने के लिए, एक्यूरेट जानने के लिए, आपको प्लेस, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना तो ये चाहिए। होना ही चाहिए। यस, होना चाहिए। नहीं कर यस। सकते। हाँ। अच्छा, तो मतलब प्लेस ऑफ बर्थ थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो कुंडली इधर उधर हो सकती है? हाँ, टाइम ऑफ बर्थ भी। ओह, अच्छा, ओके। टाइम ऑफ बर्थ भी। टाइम ऑफ बर्थ इतना एक्यूरेट मिलना भी काफ़ी मुश्किल है, ऐसा आपको लगता है? 15 से 20 मिनट का हम देख सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि नक्षत्र चेंज हो जाते हैं उस समय। ओके। आधे आधे मतलब, चलो हम बफर टाइम 30 मिनट्स भी ले लें, लेकिन उसमें भी नक्षत्र चेंज हो जाता है बहुत बार। इसलिए एक्यूरेट टाइम मिलना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वैसे लकीली आजकल बहुत अच्छा हो गया है कि आजकल माँ बाप बहुत ज़्यादा जागृत है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर्स भी आपको एक्यूरेट टाइम दे देते हैं। तो आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ईजी हो गया है। तो ये थोड़े मिड जनरेशन का ही हाँ, ये मिड जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, बट आज ये प्रॉब्लम बहुत रेयर आती है हमको। हाँ, ओके, ओके, ओके। अभी जैसे मैं कुंडली की बात करता हूँ, तो कुंडली हमारे जीवन में एग्जैक्टली रोल क्या प्ले करती है? क्या वो हमारा सिर्फ एक दिशा दर्शक मैप है, या फिर मैं ये बोलूँगा कि कुंडली हमारा लाइफ का ब्लूप्रिंट है कंप्लीट? ये दोनों चीज़ें हैं। देखिए, दिशा तो ये बताता ही, ब्लूप्रिंट इसको इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि आप पास्ट बर्थ से आप प्रारब्ध लेके आए हो। अच्छा। तो ये आपके प्रारब्ध का पूरा ब्लूप्रिंट, ठीक है? ओके। और जब हम इसको देखते हैं, जैसे सपोज हमारा कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस डिग्री पे बैठा है, किस राशि में बैठा है, किस घर में बैठा है, जब हम उसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो पता चल जाता है कि इस इंसान के जीवन में ये समय, ये घटना होने वाली है। ठीक है? अच्छा। अब हमें पता चल गया, हम देख लेते हैं कि दशा महादशा क्या चल रही है। तो बहुत बार जब कोई आता है तो हम उसको अवेयर करा देते कि भाई ये समय मत करना। अच्छा, ये काम मत करना। बहुत बार लोग शादियों के लिए आते हैं तो हम उनको कैलकुलेट करके बता देते हैं, भाई ये समय तुम्हारा शादी का है, उससे पहले कोशिश करो कि शादी नहीं होगी। ओके। यहाँ तक कि जॉब के लिए लोग आते हैं, किस तरीके की नौकरी आपको लग सकती है, आप बिजनेस करेंगे या आप जॉब करेंगे, वो सब आपकी कुंडली के हिसाब से देख के बताया जा सकता है। अच्छा। इतना एक्यूरेट है ये चीज़, इतनी एक्यूरेट है ये। अच्छा, तो ये कुंडली देखने के लिए जैसे ऑनलाइन भी कुंडली निकाली जाती है, तो ये ऑनलाइन कुंडली देख के ये सब प्रेडिक्शन लगाना आसान है, या फिर इसके लिए कोई एकदम नॉलेजेबल पर्सन ही चाहिए? देखिए, आजकल तो बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं ना। अब सॉफ्टवेयर आ गए, कुंडली नॉर्मल बन जाती है, लेकिन बहुत से जो कैलकुलेशंस हैं, बहुत बार जो फ्री के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो ऐसे सॉफ्टवेयर बहुत से ऐसे होते हैं जिसमें एक्यूरेट चीज़ें नहीं होती हैं। अच्छा, हाँ। ओके। तो अब उसकी हम पढ़ाई करते हैं, इतना हमारा रिसर्च होता है, इतना अध्ययन होता है, तो उसको जब कैलकुलेशंस करते हैं और कोई सोचे कि हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ लेंगे, प्रैक्टिकली नहीं होता है। अच्छा, हाँ, ओके। नहीं होता है, क्योंकि उसको बहुत अध्ययन करना पड़ता है ना, किस डिग्री में क्या है, कहाँ है। हाँ, एप्लीकेशंस ऐसे ऐसे आ गए हैं कि लोग देख लेते हैं, लेकिन मैं उसमें सजेस्ट नहीं करूँगी कोई अच्छे ज्योतिष के पास जाइए और अपनी कुंडली दिखाइए। अच्छा। जैसे बहुत बार कोई दोष होते हैं, अब उस एक बहुत से ऐसे ऐप होते हैं, जैसे मेरे पास ही रिसेंटली एक 1.5 साल पुरानी बात है कि एक केस आया मेरे पास, उनकी शादी का केस आया। तो उन्होंने कहा कि ये लड़के का कुंडली है, ये मेरी कुंडली है, आप देख लीजिए। तो मैंने देखा, तो मुझे कुंडली में जब मैंने कैलकुलेट किया तो उसमें लड़की मांगलिक थी और लड़का मांगलिक नहीं था। तो मैंने उस लड़की को बोला कि बेटा आप मांगलिक को, बोली नहीं, मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बताया, मैंने तो ऑनलाइन चेक किया, मैं मांगलिक नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपका मंगल दोष दिखा रहा है,
डिग्रीज कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन दोष दिखा रहा दोष है। तो बहुत बार लोग ये बोल के आते हैं कि हमने तो देखा उसमें तो हमारा नहीं दिख रहा है। अच्छा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस एप्लीकेशन में या ऑनलाइन जो चेक कर रहे हो उसमें आपको सब चीज़ ही दिखा दीजिए। हाँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी। यस। ओके। तो अभी बात छिड़ गई है दोष के बारे में, तो काफ़ी लोगों का डर भी रहता है, और दोष का जो टॉपिक है वो हर घर में कोई ना कोई इस बारे में बात कर ही रहा है कि मांगलिक दोष है, पितृ दोष है, और एक जो दोष सामने आता है जिसके बारे में सुन के भी लोग डर जाते हैं, जो काल सर्प दोष, इसका नाम में ही थोड़ा डर बसा हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं हम। बट अगर ये दोष हम लोग जानने की कोशिश करें तो दोष एग्जैक्टली होते क्या है? वो प्रॉब्लम है या फिर वो एक टाइप की चुनौती है हमारे लिए, या फिर कोई चैलेंज दिया हुआ है कि ये आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, तो ये कर परमानेंट रहेगा ही, या फिर उसके लिए कुछ सोल्यूशन होता है? अब जब दोष की बात करते हैं, हमारी कुंडली में बहुत से दोष होते हैं, योग भी होते हैं और दोष भी होते हैं, है ना। अब हम यहाँ दोष की बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि पितृ दोष, मांगलिक दोष, हम कालसर्प दोष हो गया, है ना, गुरु चंडाल दोष हो गया, है ना, विष योग बन गया, बहुत से ऐसे अलग अलग दोष हो जाते हैं। अब जैसे हम पितृ दोष की बात करें, अब पितृ दोष बहुत बार हमारे पितरों की वजह से हमारी कुंडली में आ जाता है। अब पितरों की वजह से कैसे आया, अब इसको थोड़ा सा समझेंगे, बिकॉज मेरा काम ही आपको थोड़ा एजुकेट करना कि आप थोड़ा समझें, समझ के चीजें करें। अब पितृ दोष कुंडली में आया, अब 2-3 जन्म पहले या आपके दादा परदादा, चलिए आपके दादा परदादा को आपके दादाजी ने किसी की जमीन को हथिया लिया, अच्छा, या किसी के साथ ऐसी लड़ाई की, किसी का हक मार लिया, तो उनकी फैमिली ने आपके दादा को कर्ज कर दिया। अच्छा, क्योंकि वो तो दुख में रहे ना, आप इस बात को समझिएगा थोड़ा गहराई से, कि वो तो दुख में रहे, तो जब दुख में इंसान रहेगा तो उसके मुंह से बद्दुआ निकलेगी, हाय निकलेगी, तो वो हाय या कर्ज आपके दादाजी को लगा। लेकिन आपके दादाजी हो सकता है उनके स्टार्स बहुत अच्छे हों उस समय, उनकी दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही हो, तो वो कर्ज कहाँ आया, आपकी फैमिली ट्री पे आ गया। अच्छा, ओके, ठीक है। तो आपके दादाजी के बाद या आपके परदादाजी के बाद वो धीरे धीरे आपके दादाजी पे आ सकती है। अच्छा, दादाजी के बाद आपके पापा पे आ सकती है, आपके ऊपर आ सकती है, और अगर उसको नहीं ठीक किया गया तो आपके बच्चों पे भी आ सकती है। यस, ट्रांसफर होता ही जाएगा, ट्रांसफर होता था। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताऊंगी। अब लोग जब पितृ दोष की बात करते हैं, लोग हमेशा बोलते हैं हमारे पितरों ने ये किया होगा, हमारे पितरों ने ये किया होगा, कि हमको उसका दोष लग गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज थोड़ी सी और अलग बोलती हूँ, हो सकता है वो पितर आप ही हो। अच्छा, ओके, आप ही उसी फैमिली ट्री में आपने वापस से बर्थ ले लिया, क्योंकि आपको उनका ऋण चुकाना है। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपने 3 जन्म पहले, जब अभी आप खुद हैं, आपने 3 जन्म पहले आपने वो कर्म किया है ना, आपको कर्ज किया गया, आपके दशा महादशा या जो भी आपके प्लैनेट्स आपको बहुत फेवरेबल थे, है ना, तो आपको कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ। आपकी फैमिली ने भोगा आपकी गलती की वजह से, है ना, तो उनको भी तो तकलीफ हुई, अरे मेरे पिता की वजह से, मेरे दादाजी की वजह से मुझे इतनी तकलीफ हो रही। तो वो जो पेन है वो अल्टीमेटली आप फिर उसी फैमिली में आओगे और आपकी कुंडली में वो दोष आ सकता है। अच्छा, ओके, तो बहुत बार ये चांसेस होते हैं कि वो ही इंसान आ जाता है अपनी वो चीज़ों को भोगने के लिए। तो पितृदोष, इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं। इसको बहुत बार हम लोग बोलते हैं डीएनए में आ गया हमारे। ओके, तो डीएनए में हो सकता है आप ही उस ट्री में ऊपर पे बैठे हैं। अच्छा, तो ये बहुत चांसेस है। तो ये हो गई पितृदोष की बात। अब पितृदोष जब तक उसको ठीक ना किया जाए, उसका निवारण ना किया जाए, प्रॉपर उसकी पूजा ना करवाई जाए, या जो भी चीज़ें होती, विधि विधान किए जाते हैं, उसकी रेमेडीज की जाती है, अगर वो ना किए जाए तो वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना, तो वो प्रॉब्लम्स आते हैं। अब किसी को मंगल दोष है, कोई मांगलिक है, जैसे बोलते हैं ना मांगलिक है ना, अब मंगल बहुत ज़्यादा प्रबल है। अब एक कपल में लड़की मांगलिक है और लड़का मांगलिक नहीं है। अच्छा, तो इसको बिल्कुल सिंपल समझेंगे कि लड़की बहुत एग्रेसिव होगी, बहुत गुस्से वाली होगी। अच्छा, ओके, है ना, या अगर इसको रिवर्स कर दे, लड़का मांगलिक और लड़की मांगलिक नहीं है, तो लड़का बहुत एग्रेसिव होगा।
तो उसके मारण का कारण ये बन जाएगा, मतलब वो तो तिल तिल मरेगी ना गुस्से से, क्योंकि वो एक चिल्ला रहा है तो एक तो सफोकेट हो रहा है। एक बार Correct. बहुत बार बोलते हैं हमारे यहाँ पे कि मांगलिक अगर किसी का मंगल बहुत ज्यादा हाई डिग्री में है, हाँ बहुत प्रबल है, और उसने किसी से शादी कर ली जो बिल्कुल मांगलिक नहीं, हाँ हाँ तो मृत्यु भी हो सकती है जो नॉन हाँ मांगलिक हाँ है बोल रहे थे, ऐसा है सुनने ना, में आता है। क्योंकि उसका मंगल बहुत प्रबल है, उसकी जो ऊर्जा है वो हो सकता है इस इंसान को खत्म कर दे उसकी हीट से, क्योंकि अच्छा। मंगल मतलब एग्रेशन, तो एग्रेशन से ही इंसान मर सकता है। बहुत से कारण बन सकते हैं, है ना, ओके। बहुत से, तो वो एक अलग सब्जेक्ट के पर हम ये अच्छा, है ना। ओके। तो इसीलिए बहुत देखा जाता है कि भाई मंगल दोष तो नहीं है, अगर मंगल दोष है तो किस डिग्री पे है, क्या इसकी शादी हो सकती है इसके साथ, तो हम ये करते हैं। तो बहुत बार अच्छा। उसकी भी विधि विधान से चीज़ें करवा दी जाती है, पूजा करवा दी जाती है, और वो मंगल दोष आपका शांत किया जा शांत किया सकता है। जाए। तो अच्छा। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है तो शादी नहीं हो सकती, शादी हो सकती है, लेकिन उसकी रेमेडीज करनी पड़ती है, उसका निवारण करना पड़ता है। ओके। तो मंगल दोष ये सिर्फ शादी के लिए ही या फिर कपल्स में ही ये होता है, मतलब कि उसके बारे में बात की जाती है, सिर्फ शादी के वक्त ही क्यों आता है? मतलब हर बाकी चीज़ में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता वो, मतलब होता नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन शादी के समय इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक कपल को देखा जाता है कि कौन ज़्यादा एग्रेसिव है। अच्छा। काफ़ी गुण मिलाए जाते हैं, काफ़ी चीज़ें मिलाई हाँ, जाती हैं। जैसे शादी के टाइम पे हम नाड़ी दोष भी देखते हैं, नाड़ी भी देखते हैं। अगर नाड़ी दोष हो गया तो शादी तो बिल्कुल, उसमें तो बिल्कुल ही ना कर दिया जाता है, ओके। है ना। तो ऐसा नहीं, मंगल थोड़ा हाइप हो गया है, मंगल दोष थोड़ा हाइप हो गया है, हाँ, ज़्यादा मांगलिक थोड़ा हाइप मांगलिक। हो गया है। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जाती है एक मैरिज के टाइम पे कि क्या है, कौन सा दोष है यहाँ पे, अच्छा। तो अच्छा। उसके पर हम बात करते हैं। कुंडली पे। ओके। अब जैसे हम बात करते हैं कालसर्प दोष की। कालसर्प दोष, हाँ। अब कालसर्प दोष की जब बात आती है तो अब आपको पंडित जी ने बता दिया या आपने कुंडली सॉफ्टवेयर से देख ली, देख ली। आपको कालसर्प दोष दिखा रहा है। वैसे बहुत बार मैं बता दूं कि बहुत बार जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे नॉर्मल एप्लीकेशंस होते हैं, उसमें आपको ये दोष नहीं दिखते हैं। यू कैन नॉट फाइंड आउट फ्रॉम दैट कि ये दोष है कि नहीं, है ना। तो अब हम कालसर्प दोष की बात करते हैं। अब कालसर्प दोष किसी पंडित जी ने देखा और उन्होंने बोला कि तुम्हें कालसर्प दोष है, जाके ये पूजा करवा दो। ओके। अभी रिसेंटली कुछ 4-5 महीने की पहले की बात है, मैं दिल्ली गई हुई थी, मेरा शिविर था वहाँ पे। तो किसी ने बोला कि मुझे उनके बेटे की बहुत तबीयत खराब थी। अच्छा। तो मैंने देखा, तो मैंने कुंडली देखी उनकी, नहीं मैंने कुंडली नहीं देखी, मैंने उससे बोला कि क्या हो गया, तो उन्होंने बताया तबीयत बहुत ख़राब है, बच्चा बहुत छोटा है, हमें तो पंडित जी ने बताया कि बच्चे को कालसर्प दोष है। अच्छा। और हमने जाके उसकी पूजा भी करी। मैंने कहा उससे फ़र्क पड़ा? बोले नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी वैसे ही बच्चा बीमार है। इस बात को भी 1-1.5 साल हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा कौन सा कालसर्प दोष है, तो बोलती कालसर्प दोष है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, कौन सा वाला कालसर्प दोष है? तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ, कालसर्प दोष मतलब जो हमारे कुंडली में कालसर्प दोष होता है, जनरली हमको बोला जाता है कि शिव की पूजा कर दी जाए और ये सब। हाँ। तो कौन सा कालसर्प दोष, मतलब काफ़ी सारे कालसर्प दोष है? हाँ, ये बहुत अच्छा। इंटरेस्टिंग है, ओके। लोगों को पता ही नहीं है। 12 तरीके के कालसर्प दोष होते हैं। ओके। यस, हमारी कुंडली में अलग अलग तरीके के कालसर्प दोष होते हैं, और अलग अलग सर्पों के या ये दोषों के भगवान हैं उनके। सिर्फ शिव जी की ही पूजा होगी ज़रूरी नहीं है इसमें। अच्छा। लेकिन इन जनरल लोग शिव जी की पूजा करा देते हैं। अब जैसे बहुत बार, अब कालसर्प दोष को अगर हम एक सरल भाषा में समझें कि कालसर्प दोष क्या है। अब काल है ना, सर्प, तो हो सकता है कि जिसकी कुंडली में ये आया है, इसने किसी न किसी जन्म में किसी नाग हत्या की होगी। अच्छा। सर्प मारे होंगे। सर्प और नाग दो अलग चीज़ें हैं। हम यहाँ नाग की बात कर रहे हैं, जिसको कोबरा बोलते हैं। हत्या की होगी, नागिन की हत्या की होगी, तो उसको वो दोष लग गया। अच्छा। हाँ, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत लोगों को जो स्किन डिसीज भी हो जाती है ना, वो भी एक तरीके के कालसर्प दोष का भी माना जाता है कि कालसर्प दोष है कि किसी जन्म में किसी नाग या नागिन को मारा होगा। अच्छा, है ना, उसका है। हाँ, दोष लग जाता है आपकी कुंडली में। अब हम यहाँ पे अलग अलग, अब जब ही जो 12 तरीके के कालसर्प दोष, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि
अब आप बोले कि अच्छा सिम्टम्स क्या हैं, तो लोग बोलते हैं कि कालसर्प दोष है, इसका मतलब है आपकी शादी नहीं होगी, आपके घर पे प्रॉब्लम होगी, आपको पैसों की प्रॉब्लम हो जाएगी। इन जनरल यही 3-4 बराबर, चीज़ें बोली correct। जाती हैं। लेकिन जब हम इसको स्टडी करते हैं या जब हम कुंडली देखते हैं, किसी की देखते हैं, तो वहाँ पे एक्यूरेटली हमें समझ में आता है कि कौन सा कालसर्प दोष है इस इंसान को, और ये कालसर्प दोष इसको क्या सिखाने के लिए आया। क्योंकि अच्छा। आप जो भी कुंडली में दोष लेके आ रहे हो, आप कुछ सीखने के लिए आ रहे हो। ओके। क्योंकि परमात्मा ने बोला आपको गलती हो गई, आपको फिर से ये ठीक करना है। या इसको और सरल भाषा में मैं बोलूँ, एक बच्चा है, स्कूल में एडमिशन हुआ है, 4th स्टैंडर्ड में है, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई अच्छे से नहीं की, बच्चा फेल हो गया। फिर से चौथी में ही पढ़ेगा, ठीक है, फिर से उसने पढ़ाई ढंग से नहीं की, फिर फेल हो गया, है ना। वैसे ही जब जैसे हमें जो दोष आते हैं जीवन में, हो सकता है हमने उस चीज को सीखा नहीं किसी जन्म में। अच्छा। तो वो हमारे किस घर में, किस राशि में, बहुत अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, तो किस घर में किस राशि में हमारा राहु केतु आके बैठ गया। अच्छा। हमें वो क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या सीखना है। अब जैसे बच्चे की बात कर रहे हैं, 5 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट है, अब वो हर बार 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है। ओके, करेक्ट। अगर 7 सब्जेक्ट हैं तो 7 सब्जेक्ट में वो 5 सब्जेक्ट में पास हो रहा है, 2 सब्जेक्ट बार बार फेल होता जा रहा है, तो उसको 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे ना पास होने के लिए। वैसे ही जब हम राहु और केतु की बात करते हैं, तो वो हमें यहाँ बताने आते हैं कि क्या सीखना है। अच्छा। अगर हमें राहु की बात करूँ, सिर्फ राहु की, तो राहु हमारे पिछले जन्म के कर्मों का हमें यहाँ पे भुगतान कराने के लिए बताते हैं कि हमारे पास्ट के कौन से कर्मास हैं जो हमें यहाँ पे ऑफ करने हैं। ओके। तो राहु इज योर पास्ट कर्मास दैट यू हैव टू पे, ठीक है। और भी ग्रह होते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही है, हम बाकी भी कैलकुलेशंस करते हैं, बट यहाँ हम सिर्फ राहु और केतु की बात कर रहे हैं। अच्छा। है ना। अब बाय चांस, अब जैसे मैं आपको बताऊंगी कि आपका राहु यहाँ है, केतु यहाँ है ना, और आपने देखा अपनी कुंडली में, तो ऐसे आप कैलकुलेट मत करिएगा। मैं व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगी कि आप ऐसे कैलकुलेट मत करिएगा, बिकॉज हो सकता है कि कितने ग्रह उसके अंदर हैं, क्योंकि कितने ग्रह उन दोनों ग्रहों के बीच में आ गए हैं, आपका कौन सा वाला बन रहा है ना। कालसर्प दोष बन भी रहा है कि योग बन रहा है, वो भी हम देखेंगे ना, लेकिन इन जनरल में आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ओके, है ना। तो जैसे आप बोल रही हो कि मल्टीपल या फिर अलग अलग तरीके के कालसर्प दोष हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे, बट एक छोटा सा सवाल जो दोष के बारे में है, जैसे आप एक क्विक बता सकती है, मतलब एक संक्षिप्त में समरी में, कि हर दोष का क्या मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जैसे आपने बोला पितृदोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, और भी आपने कई सारे दोष के नाम लिए, कालसर्प दोष उसमें से एक हो गया। तो उसमें हम लोगों को समझेगा कैसे कि चलो कुंडली से तो आप बता ही सकते हैं, बट किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंसान को अगर इस तरीके के दोष उनमें पाए गए हैं। तो देखिए 2-3 चीज़ें बहुत सिंपल हैं। पितृदोष है, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम होगी। अच्छा। प्रॉपर्टी में हमेशा लिटिगेशन रहेगा, भाई में प्रॉब्लम हो जाएगी, प्रॉपर्टी को लेके फैमिली में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा। शादी में प्रॉब्लम होगी, विलम्ब होगा। ये पितृदोष के कुछ सिंपल है दोष का। ये जैसे हम बोले ना कि कुछ चीज़ें हम बता सकते हैं कि आप समझ सकते हैं। बच्चे होने में प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि हाँ, क्योंकि जब पितृदोष आता है तो बहुत सी चीज़ें साथ साथ में आ जाती हैं ना। तो ये कुछ सिंपल चीज़ें, हर चीज़ में रुकावट आने लगती है। मंगल दोष की बात करते हैं, मंगल दोष आ गया तो शादी में प्रॉब्लम आएगी, लड़की या लड़के की। अच्छा। शादी डिले होगी, शादी बहुत लेट हो सकती है। अच्छा। ये भी हो सकता है ना। अब हम गुरु चांडाल योग की बात करें। अच्छा। तो हो सकता है ऐसे इंसान को जितने भी गुरु मिलेंगे या जैसे भी टीचर्स मिलेंगे, तो सब उसको या तो अच्छे नहीं मिलेंगे, उसके पैसे बहुत जाएंगे। ओके। तो वो सब जगह जाके एनरोल करेगा, लेकिन उसको ऑथेंटिक नॉलेज नहीं मिलेगी। ओके। तो उसके पैसे बार बार गलत गुरु मिल सकते हैं, या ऐसा इंसान अपने गुरु पे विश्वास नहीं करेगा, बार बार शक की भावना रखेगा गुरु के प्रति कि गुरु ऐसे हैं तो क्या है, अरे कुछ मतलब तो नहीं है, हर समय शक करना गुरु के ऊपर। बड़ों का आदर ना करना। तो ये कुछ
सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। विष योग आ गया, है ना, अच्छा। आप कितना भी अच्छा बोल रहे हो, है ना, हो सकता है कि कोई आया, उसने आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, या विष योग है तो आप जो भी बोलोगे तो आप दूसरों का बुरा ही दूसरों का ही बोलोगे। बुरा। आप हमेशा, आपकी आवाज़ में वो खटास होगी, है ना। ओके, हाँ। हो सकता है कि वो इंसान बहुत एग्रेसिव बात करे, बहुत ही इनसेंसिटिव बात करे, एब्यूजिव बात करे, तो ये भी हो अच्छा। सकता है उसको विष दोष हो। अच्छा। तो ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि कोई बोले कि अरे मैं तो बहुत अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ बात करता हूँ वहाँ लड़ाई हो जाती है, ओके, तो तो ये भी उनके हो सकता है। अनइंटेंशनली हो जाता हाँ, है। अनइंटेंशनल होता है, क्योंकि वो दोष है ना, हाँ, वो दोष है ओके, कुंडली में। ओके, तो ओके। वो अवेयरनेस के साथ उन चीज़ों को देख के वो ग्रहों की शांति करनी पड़ती है, उनकी रेमेडीज करनी पड़ती है। अच्छा, तो दोष निवारण हो सकता है। हर चीज़ का निवारण। अच्छा। पृथ्वी में मैं एक चीज़ बहुत बोलती हूँ कि परमात्मा ने जब प्रॉब्लम बनाई है ना, उससे पहले सोल्यूशन बना दिए। अच्छा। हमें सिर्फ वो सॉल्यूशंस को ढूंढना है। पहले तो प्रॉब्लम जाननी कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं और सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। अच्छा, ओके, तो ये ओके। है। अब हम जब कालसर्प दोष की बात हाँ, करते हैं, वही टॉपिक पे आ रहा था। अब हम उस हाँ, पे हाँ। आते हैं, तो वहाँ पे हम 12 तरीके के हैं, है ना। 12 तरीके के जो कालसर्प दोष है, उसका अलग अलग प्रॉब्लम है। अच्छा। इन जनरल मैं नहीं बोल सकती हूँ कि भाई आपका ये प्रॉब्लम है तो आपको कालसर्प दोष है, नहीं। कुछ कुछ सिम्टम्स सिमिलर होते हैं, जैसे किसी को वाइट पैचेस की स्किन डिसीज हो गई, ओके। काम में रुकावट आ जाना, हम्म। है ना, बहुत बार रुकावट आ जाना, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन बहुत सी अलग अलग चीज़ें हर दोष के ऊपर है, हर कालसर्प के ऊपर है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, पहला कालसर्प दोष हम शुरू करते हैं। आपकी अभी हम ये नहीं बात करेंगे कि कौन से ग्रह हैं, कौन से ग्रह बीच में नहीं। अगर अच्छा। आपको कालसर्प दोष है हाँ, और हाँ। आपका राहु पहले घर पे और आपका केतु 7वें घर पे है, ओके। तो इसको क्या बोलेंगे, अनंत कालसर्प दोष। अनंत काल से। अनंत अच्छा, कालसर्प दोष, ओके। है ना। तो राहु कहाँ बैठ गए, आपके आपके पहले घर पे बैठ पहले। गए। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि राहु आपको क्या सिखाना चाहता है, अच्छा, पिछले जन्म। क्योंकि आपने ये लेसन उस बर्थ में नहीं सीखा है, अच्छा, ओके। है ना। और केतु क्या है, आप ये लेसन सीख के आए हो। अच्छा, सीख के आए भी है और नहीं भी आए हैं। हाँ, अच्छा। तो राहु जहाँ बैठे हैं वो लेसन सीखना है। जैसे ही आप वो लेसन सीखते हो, आपको केतु का फल मिलने लगता है। ओके, तो एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड है। यस यस सर, कनेक्टेड है अच्छा, ना। ओके। भाई जो राहु हैं वो फन है, ठीक है, और केतु है वो पूछ है ना। ये तो कहानी पता ही होगी। हाँ, स्वर्ण भानु correct। एक राक्षस थे जो समुद्र मंथन हो रहा था, तो वो चंद्रमा और सूरज के बीच में जाके देवता बन के उन्होंने वो अमृत पान कर लिया अमृत था। किया था। जैसे ही पता चला तो उनका विष्णु जी ने उनका धड़ सर से अलग कर दिया था। लेकिन क्योंकि वो अमृत पी गए थे तो उनका वो आज भी अमर है। उसके बाद वो जब शिव जी के पास जाते हैं, ये कहानी संक्षेप में बताऊंगी, वो शिव जी के पास जाते हैं और कहते हैं मेहनत तो हम दोनों ने की है, दानवों ने भी की है और देवताओं ने भी की है, तो देव को पूरा इसका पुण्य फल कैसे मिल रहा है, अमृतपान कैसे हो रहा है। तो शिव जी ने वहाँ पे उनको ये वरदान दिया था कि हाँ, क्योंकि भोले बाबा हैं, है ना, सबके साथ न्याय करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, मैं तुम्हें ग्रहों का वो देता हूँ ना, उपाधि देता हूँ। अच्छा। तो वो हमारे ग्रह, उनको छाया ग्रह भी कहा जाता है। तो वो 2 ग्रह आ जाते हैं। तो राहु क्या, तभी तो राहु और केतु ग्रहण काल, ग्रहण योग भी तो लगाते हैं ना, वो तो सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। तो ये, तो इसके पीछे हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो राहु क्या सिखाना है, क्या सिखाना चाहता है। तो हमारे पहले घर पे राहु आ गया, केतु 7वें घर में आ गया। तो आप देखेंगे बहुत बार ऐसे लोगों के बार बार डिवोर्स होते हैं। ओके। क्योंकि 7वें घर में केतु आ गया ना, तो डिटैचमेंट कट होगा ना, रिलेशन कट होगा। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं बहुत बार। क्योंकि राहु पहले घर पे है ना, हर चीज में चैलेंजेस आएंगी। वो रिलेशनशिप से ज्यादा खुद को महत्व देते हैं। ऐसे, है ना। तो वहाँ उनको क्या सीखना है, उनके रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम आएगी। तो उनको यहाँ सीखना क्या है,
उनको हाँ ये सीखना है कि उनको हर चीज़ को बैलेंस करना है। वहाँ पे जो मैं आ जाता है, जो अहंकार आता है, उसको शांत करना है ना? रिलेशनशिप को और खुद पे एक समानता लानी। तो ये अनंत काल सब दोष है। अब अनंत काल सब दोष के जो भगवान हैं वो विष्णु जी, अच्छा विष्णु जी और राम जी, ओके, इनके ये भगवान हैं। तो जैसे अब हम आपको साथ साथ में मैं इन भगवान की चीज़ें बताती जाऊंगी। रेमेडीज बहुत होती हैं। रेमेडीज हम तब देते हैं, जैसे आप बोले कि अब मुझे पता है आपका ये आएगा कि मैम रेमेडी दे दीजिए, है ना। देखिए रेमेडी देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन होता क्या है ना कि आपकी कुंडली में क्या कौन सी राशि में बैठा है, कौन से कितनी डिग्री पे क्या बैठा है। हो सकता है आपको वो दोष ना हो और मैं आपको रेमेडी दे दूं और आप वो कर ले, तो क्यों करना है भाई। कोई बीमार, इतनी बीमारी नहीं है तो जैसे अभी डोलो खा के बुखार उतर सकता है, तो मैं हैवी डोज क्यों दूं। अच्छा, है ना। इसलिए हम बहुत कम रेमेडीज ऐसे बताते हैं, जब हम कुंडली देखते हैं तब हम उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है, है ना। तो ये हो सकता है। तो उनके भगवान जो है, उनसे कनेक्टेड जो ईश्वर है वो है राम जी और विष्णु जी। तो ये अनंत काल सर्प दोष हो गए। तो अनंत काल सर्प दोष पहला हो गया हमारा, पहले घर में राहु, सातवें घर में केतु। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे काल सर्प दोष की, जो है कुलिक काल सर्प दोष। हाँ, अब कुलिक काल सर्प दोष क्या है। आपका राहु आ गया आपके दूसरे घर में, कुंडली के दूसरे घर में आ गया, और केतु आ गया आपके 8वें घर पे। ठीक है। अब दूसरा घर क्या है, वाणी, कुटुंब, दूसरा घर वही माना गया। तो अब वहां अगर आपको ये काल सर्प दोष लग गया तो आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी, है ना। आपकी वाणी, मतलब वाणी, आप बहुत एग्रेसिव बोलने में होंगे, बहुत एब्यूसिव हो सकते हैं, रिश्ता खराब हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला कि विष योग हो सकता है, तो हो सकता है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है बहुत बार कि वाणी खराब हो गई, है ना, प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे। तो कुटुंब में प्रॉब्लम होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स इन द फैमिली, कुलिक काल सर्प दोष हो गया, है ना। अच्छा। तो ये भी होता है। हम फैमिली वालों के साथ कैसे खुद के साथ रखते, ये हम लेसन सीखने के आए, क्योंकि राहु वहाँ बैठ गया है। तो हमें राहु ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे अपनी वाणी को कैसे यूज करना है। अच्छा। अब वहाँ तो वो दोष के रूप में बैठे, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर हम उसका निवारण करें, उसकी रेमेडीज को करें, उसको अच्छी तरीके से करें, तो वही चीज आपको बहुत अच्छा फल दे सकता है। ओके, अच्छा वही होगा। यस, ऐसा होता है। तो ये जब तक दोष है तब तक ही हम लोग ऐसे बिहेव करते हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, ओके। दोष तो आपकी कुंडली में परमानेंट है, दोष नहीं हटेगा। उसका निवारण हट सकता, उसका निवारण करके उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको मिनिमाइज किया जाता है। अच्छा, एकदम मिनिमाइज हो सकता है ना। उसको बहुत बार वो उसका असर भी खत्म किया जा सकता है। अच्छा, है ना। अब इसके अगर मैं भगवान कहूँ तो इसके भगवान है कृष्ण भगवान जी। ओके। हाँ, चंद्रमा भी है ना। तो ये दो लोगों को हम प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा। भगवान को मैं ये छोटी सी रेमेडी दे रही हूँ कि आप इन भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं। कृष्ण भगवान को अगर आपकी कुंडली में दूसरी जगह पे अगर राहु बैठे हैं, वाणी, अब कृष्ण भगवान से अच्छा वक्ता कौन होगा। जगत गुरु है, जगत गुरु है। तो वो यहाँ बताते हैं कि कैसे आपको अपनी वाणी, कैसे अपनी आपको बात रखनी चाहिए, है ना। इसलिए वहाँ पे हम कृष्ण भगवान को की प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें उस चीज़ से हमें थोड़ी सद्बुद्धि दी जाए, कैसे बात की जाए, है ना। तो ये हो गया हमारा दूसरा कुलिक काल सर्प दोष, है ना, जो कि हमारे दूसरे घर में राहु और 8वें घर में केतु बैठा। ओके। अब हम आते हैं तीसरे काल सर्प दोष पे, जो है वासुकी काल सर्प दोष। ओके। आपका राहु बैठा है आपके तीसरे घर पे और केतु बैठा है आपके 9th हाउस पे। ओके। अब तीसरा घर किसका होता है, भाई बहन का होता है, सिबलिंग्स का घर हो जाता है ना, हमारे नेबर्स का घर हो जाता है। तो बहुत बार हमें भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को भाई बहन का सपोर्ट नहीं मिलेगा। नेबर्स बड़े उद्दंडी मिलेंगे कि जब देखो झगड़ा ही चल रहा है ना, आपके जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे लड़ाई चल रही है। आप कितना भी एफर्ट्स ले लें, कितनी भी हिम्मत जुटा लें, लेकिन आप जो भी काम करेंगे
उसमें प्रॉब्लम ही आएगी, आएगी। है ना, क्योंकि ये वासुकी कालसर्प दोष है। तो वासुकी कालसर्प दोष आपको ये बताता है कि आपको बहुत कुछ सीखना है जीवन में। अच्छा, क्योंकि ओके। आपने ये चैप्टर पास्ट में पूरा नहीं किया है, आपने अपने भाई बहन के साथ वो चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है, तो अच्छा, आपको इस बर्थ में कंप्लीट करना है, संयम ओके, रखना है ना, लोगों को समझना है ना। आप अच्छा। डोमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो छोटे भाई बहन की जगह होती है। हो सकता है आपने अपने छोटे भाई बहन का हक मारा हो, अपने से छोटों का हक मारा हो, है ना। तो इसीलिए इस जीवन में आपको ये परेशानी आती है। अच्छा, है ना। तो अब इनके भगवान कौन है? इनके भगवान है गणेश जी, गणपति बप्पा। अच्छा, ओके। तो गणपति बप्पा है तो आप इनकी पूजा कर सकते हैं, है ना, कि प्रार्थना कर सकते हैं। अच्छा, ओके। ये एक सिंपल रेमेडी है देती जो जा रही हूँ, जनरली कर रहे हैं लोग, कर सकते हैं। जनरल कर सकते हैं कि बहुत बार आपको लग रहा है कि मेरे भाई बहन के साथ मेरा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मेरे आस पड़ोस में भी जो लोग हैं जब देखो मुझसे लड़ते ही रहते हैं, है ना, मैं कितना भी हिम्मत करूं या कुछ भी मेहनत करके काम करूं, काम नहीं हो पा रहा। ओके। तो आपका अगर कालसर्प दोष, मैं भी कालसर्प दोष की प्रॉपर बात कर रही हूँ, हाँ। कालसर्प दोष है तो आपकी कुंडली में राहु तीसरे घर पे बैठा है और 9वें घर पे आपका केतु बैठा है। अच्छा, तो ये हो गई हमारे तीसरे घर की जो है वासुकी कालसर्प दोष। अच्छा, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए ना कौन सा कालसर्प दोष है। हाँ, ये बात पहले मैंने सुनी नहीं है कभी, ये इतने सारे कालसर्प दोष होते हैं, और आप जिस तरीके से बता रही है डिटेल में, शायद हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी फायदा होगा इसका। हर एक मुझे आई होप कि सब लोग अपनी कुंडली लेके बैठे होंगे और देख रहे होंगे कि कौन से घर में मेरा राहु और केतु बैठा हुआ है, तो शायद उनको पता चल जाएगा कि किस हमारा कालसर्प दोष कौन सा है। तो चौथा शुरू कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हम आते हैं चौथे कालसर्प दोष पे, शंखपाल। शंखपाल कालसर्प दोष है। अब ये दोष कैसे होता है? आपके चौथे घर में राहु, 10वें घर में केतु, ठीक है। अब चौथा घर क्या है? प्रॉपर्टी, माँ का घर होता है। हो सकता है ऐसे लोगों का माँ से बहुत अनबन हो जाए, ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी में लिटिगेशंस आ जाए, है ना। प्रॉपर्टी है भी तो आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपका अपना घर है, आप किराए के घर पे ही रह रहे हैं। अच्छा, ओके, है ना। तो ये भी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है ना। अब इसको अगर मैं अब इसको देखूं कि राहु वहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपने किसी की प्रॉपर्टी पे हक मारा होगा। अच्छा, ओके। आप वाहन नहीं खरीद पाते हैं, वाहन कार ले रहे हैं, या अगर है वाहन तो बार बार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आपके। अच्छा। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये भी एक दोष आ गया, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठ गए, 10वें घर में केतु बैठ गए। तो ये लेसन, अब यहाँ पे लेसन हम क्या सीख रहे हैं? हम यहाँ पे लेसन की बात करें, हम यहाँ क्या सीखने, हमें राहु क्या सिखाना चाह रहे हैं? तो राहु हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमने हो सकता है किसका हक मारा है, क्योंकि तभी तो हम बार बार लिटिगेशन में आ रहे हैं ना। हम जो भी आपने देखा होगा बहुत बार प्रॉपर्टी के केसेस कोर्ट में सालों साल चल रहे होते हैं। आपकी अपनी प्रॉपर्टी के लिए आप सालों साल लड़ रहे हैं कोर्ट कचहरी के चक्कर है। कोर्ट कचहरी तो क्यों चल रहा है? क्योंकि आप ये समझ जाइए कि आपने किसी जन्म में किसी का हक मारा होगा। अच्छा। ऐसे ही नहीं आप केस लड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो और इनकी अगर हम बात करें, यहाँ पे इनके जो भगवान हैं वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण अगेन कृष्ण भगवान आगे माँ से कनेक्टेड है ना। तो भगवान कृष्ण को हम यहाँ पे पूजा कर सकते हैं। तो अगेन आपके चौथे घर में राहु और 10वें घर में आपका केतु, तो शंखपाल कालसर्प दोष आपका एक्टिवेट हो गया, है ना। हाँ, अच्छा, और इसके भगवान कृष्ण भी हो सकता, भगवान कृष्ण है, माता गौरी है और विष्णु जी हैं। इन तीनों में से आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, आप किसी के मंदिर जा सकते हो, है ना। अगर आपको लगता है बहुत डिफिकल्टी हो रही है, आपका करियर नहीं हो पा रहा है, बार बार करियर ब्रेक हो रहा है, क्योंकि केतु करियर की जगह पे बैठ गए तो बहुत बार करियर ब्रेक होता जा रहा है ना। तो आप जैसे ही ये करोगे तो मैं नहीं बोलती हूँ कि 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगेन मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं, अच्छा। लेकिन इन जनरल मैं आपको बता रही हूँ कि आप विष्णु जी के मंदिर चले जाएं, या कृष्ण भगवान के मंदिर चले जाएं, या माता गौरी के मंदिर चले जाएं, तो आपको इससे थोड़ा सा राहत मिल सकती है। तो वो उससे कनेक्टेड है। अब हम आते हैं 5वें, जो है पद्म कालसर्प दोष।
5वें घर में हमारे राहु आ गए, ओके। 11वें घर पे हमारे केतु बैठ गए। अब यहाँ क्या होगा, हमें संतान प्राप्ति में एक तो प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, या फिर अगर संतान है भी तो उसकी पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। या हो सकता है संतान की वजह से बहुत दुख हो सकता है, संतान की वजह से बहुत अपमान सहना पड़ सकता है, ये बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब संतान के कारण बन सकता कारण कुछ भी हो सकता है। हाँ, इंसान की अपनी क्रिएटिविटी कुछ काम में नहीं आती, इंसान क्रिएटिविटी कुछ नहीं कर पाता है ना, तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है जब आपके 5वें घर पे राहु आ जाता है और 11वें घर पे केतु आ जाता है। अब इसके देवता कौन है? इसके देवता नाग देवता है और शिव जी हैं। अब शिव जी आ जाते हैं। ओके। क्योंकि पद्म कालसर्प दोष जो होता है, हम शिव जी की पूजा करें या नाग देवता की पूजा करें। अच्छा। क्योंकि अब किसी को वैसे लगता है कि संतान नहीं है ना, या फिर संतान होते हुए भी सुख नहीं है। दोनों तरीके ना, संतान है तो दुखी है, संतान नहीं तो भी दुखी, तो दोनों तरीके से दुख है। अच्छा। अब हो सकता है, अब इसको हम जाते हैं कि पास्ट में हमने क्या किया है। हो सकता है कि हमने अपने, जिस इंसान का ये हो सकता है उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया हो किसी जन्म में। अच्छा, ओके। तो ये रिपे करने आए। तो आप रिपे करने आ गए ना। आपको संतान ही नहीं है, या आपको संतान है तो वो दुख का कारण आपका संतान है। अच्छा। या आपका संतान, बहुत केस में मैंने ऐसा भी देखा है कि जो बच्चा है उसकी बार बार स्टडीज छूट जाती हैं क्योंकि बच्चा बीमार है। अच्छा। बच्चे की पढ़ाई टूट रही है बार बार, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपकी कुंडली में आप कालसर्प दोष लेके आए तो हो, लेकिन उसका असर आपके बच्चे पे पड़ रहा है। बच्चे पे हो रहा है और बच्चा कारण बन रहा है। बच्चा कारण बन गया आपके दुख का। अच्छा। दुखी है ना आप, क्योंकि बच्चा बीमार है तो दुखी तो आप होंगे ना। तो ये है, तो ये ऐसे हम जब देखते हैं तो हमें समझ में आता है। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं कि हमने पता नहीं क्या किया है ना, क्योंकि हम हर बार दोष भगवान को देते हैं, भगवान मेरा ही जीवन क्यों खराब है। बिकॉज बहुत आसान है भगवान को, गुरु को दोष दे देना, बहुत आसान है। लोग अपने कर्मों को नहीं देखते हैं कि आप क्या कर्म करके आए। मैं बोलती हूँ जरा देख लो, आप शांत हो जाओगे। भगवान तो आपको फिर भी मौका दे रहे हैं कि फिर से उनको ठीक कर लो। भाई आप फेल हो गए ना, क्लास में फेल हो गए ना, कोई बात, चलो फिर से। मैं बोलती हूँ भगवान का जो प्रेम है, परमात्मा का जो प्रेम है, इतना करुणामयी है। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि परमात्मा कितना करुणा है आपके अंदर। आप बताइए, अगर एक स्कूल में अगर एक बच्चा 10 बार फेल हो जाए, एक क्लास में 10 बार बहुत ज़्यादा बोल गई मैं, 5 बार फेल हो गया तो उसको स्कूल से निकाल सकते। जो इंसान होता है वो कितने जन्म लेता है, क्योंकि हमारी यात्रा, परमात्मा क्या बोलते हैं कि तुम मेरे पास वापस आओ तो मेरा जैसा बन के आओ। जैसे हम हमेशा ये बात बोलते हैं, हर इंसान की यात्रा नर से नारायण की और नारी से नारायणी बनने की। हमारा जो भी टैगलाइन है, जो भी हम यहाँ पे चीज़ें सिखाते हैं, हम आपको यही सिखाते हैं कि अगर आप नर हो तो आप नारायण बनो और नारी हो तो नारायणी बनो। तो ये हमारी यात्रा है। तो परमात्मा हमें कितने मौके देते हैं, लेकिन इंसान क्या करता है, उसी परमात्मा को गाली देता है, उसी परमात्मा को दोष देते हैं जिन्होंने बनाया है। वो गुरु रूप में आ जाते हैं, वो गुरु के रूप में आके आपको मार्गदर्शन देते हैं, वो गुरु आके आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब आपके साथ जरा सा भी कुछ गलत हुआ तो आप उसी गुरु को गाली देते हो, अरे ये तो बेकार गुरु, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने अपने पाप का टोकरा नहीं देखा, पाप की गठरी नहीं देखी। आप बोलेंगे हम तो, मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं और बोलते हैं हमने तो मैम कुछ भी नहीं किया है। तो मैं पहले तो बोलती कोई बात नहीं। जब ज़्यादा बोलते तो मैं बोलती इस जन्म में नहीं किया है ना, किस जन्म में तुम क्या करके आए हो, भोगना तो पड़ेगा। तो भोगना ही पड़ेगा। तो जब हम समझ जाते हैं, आज मैं क्यों इतना समय ले रही हूँ, ये विस्तार से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इंसान थोड़ा समझे। जब आप समझेंगे, देखिए बहुत बार कुंडली है, दोष है, इससे लोग डर जाते हैं। हम मैं एक अलग चीज़ बताती हूँ, डरना नहीं है, इसको समझना है। अच्छा। जब आप जैसे जैसे समझने लगोगे, जैसे एक बच्चा है फेल हो रहा है, मैं बार बार बच्चे की बात कर रही हूँ क्योंकि वो बच्चे सभी हैं, है ना।
बार बार वो बच्चा फेल हो रहा है क्योंकि वो रट रहा है। लेकिन उसी बच्चे को अगर समझा दिया जाए, करेक्ट, तो वो अच्छा बेहतर कर सकता है, तो वो बेहतर कर लेगा। वैसे ही यहाँ हमारी कोशिश जो मैं इतने सालों से ये मेहनत कर रही हूँ कि लोगों को ये चीज़ें समझाई जाए, सहज तरीके से समझा दी जाए, सिंपल तरीके से। क्योंकि जटिल तो बहुत कुछ हुआ पड़ा है, लोग जटिल हर चीज करके बैठे। सबको जटिलता बड़ी अच्छी लगती है। अरे उन्होंने ऐसे बोला, ये तो बहुत सहज बता रही है ना। बहुत बार मैं रेमेडीज बता देती हूँ, बहुत सिंपल रेमेडीज बताती हूँ, तो लोगों को उसमें भी डाउट होता है, इससे हो जाएगा क्या? अच्छा, तो डाउट आ जाता है, क्योंकि लोगों को जटिलता में रहने की आदत पड़ गई। तो यहाँ पे मैं आपके माध्यम से लोगों को यहाँ पे और एजुकेट भी कर रही हूँ कि भाई आप समझिए, समझ के करिए ना, क्योंकि आप समझेंगे नहीं क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कोई भी चीज़ अगर सिखाती भी हूँ तो उसके लिए पहले मैं उसको समझाती हूँ, फिर वो मंत्र दिए जाते हैं, है ना। क्योंकि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अंधों की तरह मत करिए, अंधभक्त मत बनिए कि अंधों की तरह किसी ने बोल दिया ये मंत्र कर लीजिए, करिए। क्यों करना है जानिए तो। करेक्ट। हो सकता है कि ये मंत्र आपके लिए अच्छा है, किसी दूसरे के लिए अच्छा नहीं है। सही है ना। तो हर चीज, अब किसी को 7:30 चल रही है तो उसको जाके शिव मंदिर में जाना है, हनुमान जी की पूजा करनी है, सबको तो नहीं करनी है ना। अब इसको ऐसे समझे, अब किसी को बीमारी है शरीर में, किसी को मैं बोलती हूँ चलो टाइफाइड हो गया, छोटी बीमारी का नाम लेते, टाइफाइड हो गया, अब वो इंसान टाइफाइड का ही इलाज करेगा ना। करेक्ट, टाइफाइड का ही होना चाहिए। वो कैंसर का इलाज तो नहीं करेगा ना बैठ के। हो क्या रहा है टाइफाइड, लोग कैंसर का इलाज कर रहे हैं। जितना सहज होगा उतना इजी हो जाएगा। अच्छा, करेक्ट। है ना। अब हम चलते हैं छठे कालसर्प दोष की तरफ। अब जो हमारा छठा कालसर्प दोष है वो है महापद्म। महापद्म कालसर्प दोष। छठे घर में राहु आ गए, 12वें घर में केतु आ गए। अब छठा घर क्या होता है, रोग ऋण रिपु का होता है। हमारे मामा मासी इनका भी घर होता है। अब यहाँ पे जो कालसर्प दोष आ गया तो वहाँ पे हमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है, बहुत लोन हो सकते हैं इंसान के ऊपर। ओके। है ना। हो सकता है आपके मामा साइड से लोगों से आपकी जमे नहीं। अच्छा। आपकी प्रॉब्लम हो, उनसे आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए। है ना। आपकी बीमारियां आ जाए शरीर में, ऐसी बीमारी जिसका आपको पता ही नहीं। अच्छा। सडनली डायग्नोस हो जाए, बहुत बड़ी बीमारी आ गई ना, क्योंकि रोग का घर है ना। तो अब मैं इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ ये बोलूँगी कि अगर राहु यहाँ बैठा है, रोग की जगह है ना, ऋण की जगह है, लोन सर पे बहुत चढ़ा हुआ है ना, लोन आ गया, ये प्रॉब्लम्स आ गए, फैमिली मेंबर्स जो माँ के साइड से लोग हैं, मामा मासी हो गए, उनके साइड से जो लोग हैं उनसे प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके फेवर में नहीं है ना। अच्छा। तो हो सकता है, अब इसको हम कनेक्ट करेंगे पास्ट। हाँ। ओके। राहु बैठे हैं, राहु में यहाँ क्या बता रहे हैं, छठे घर में है ना। और हाँ, हमारे बहुत अज्ञात शत्रु हैं। ओके। छठे घर में राहु, अज्ञात शत्रु है, बहुत शत्रु है, जो हिडन एनिमीज, जिसको हम इंग्लिश में हिडन एनिमीज भी बोलते हैं। अब ये राहु हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आपने पिछले जन्म में किसी को ऋण दिया होगा या पैसे लिए होंगे, किसी के पैसे मारे होंगे, किसी का इलाज आप करा सकते थे, आपने इलाज कराया नहीं। अच्छा। बीमारी आ गई आपको, है ना। हो सकता है आपने अपने मामा मासी जो इस जन्म में है उनकी आपने उस जन्म में इज्जत नहीं की होगी, आपने उनको वो मान सम्मान नहीं दिया होगा। हो सकता है आपने किसी का, कहते हैं ना, पीठ पे छुरा भोंकना। अच्छा, आपने वो दगाबाजी की होगी किसी जन्म में उसके साथ, है ना। तो यहाँ पे आपको इस जन्म में ये चीजें मिल रही हैं। ओके। अच्छा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर अगेन मैं यहाँ पे फिर बोलती हूँ, क्षमा आपको करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी। बहुत बार लोग बोलते हैं कि माँ किससे क्षमा मांगे, किसको क्षमा करें, है ना। तो उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस। अच्छा, ओके। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि मैं हमेशा क्षमा की जो ध्यान होती है वो उसको बहुत बार महीने में एक बार करवाती हूँ, ऑनलाइन करवाती हूँ, तो उसमें बहुत कुछ कवर कर देती हूँ मैं। तो ये
अब इसके जो भगवान हैं वो हैं गणपति बप्पा अगेन, गणेश जी हैं, है ना। जब हम उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, उनसे बोलते हैं भाई क्षमा कर दीजिए, पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, कुछ तो गड़बड़ कर दी है, हमें नहीं पता, इस जन्म में नहीं पता, इस जन्म में नहीं पता कि क्यों मेरे ननिहाल वाले मेरे दुश्मन बने पड़े हैं, मेरे मामा मासी मेरे दुश्मन बने पड़े हैं, जिसको देखो मेरा कौन शत्रु है मुझे पता ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं से मेरा शत्रु निकल आता है। अच्छा। मेरी बीमारी कितनी आ जाती है, मेरे कर्ज खत्म ही नहीं हो रहे। अच्छा। तो इसके भगवान है गणपति जी, गणपति। तो महापद्म कालसर्प दोष। तो हमने अभी तक 6 दोषों को कवर कर लिया। तो इन 6 दोषों के बारे में बात करते करते काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आई होप कि व्यूवर्स को भी इसकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से मिल चुकी होगी, और आपने छोटी छोटी रेमेडीज़ भी दी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और रेमेडीज़ भी मिल जाए, बट आपने जैसे बताया कि काफ़ी रेमेडीज ऐसे जनरली देना इट इज़ नॉट अ गुड साइन, गुड वे टू डू दैट, राइट। तो उससे कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, इसलिए रेमेडीज़ मिल के ही या फिर पूरी कुंडली की इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही दी जाए तो अच्छी है। तो 6 कालसर्प दोष के बारे में बात करते हुए हम लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की है कि उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर चीज़ पिछले कर्मास पे ही डिपेंडेंट है। ये जो दोष भी आते हैं वो भी पिछले कर्मास को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कालसर्प दोष के बारे में तो आपने काफ़ी डिटेल्स में बताया, और भी कुछ कालसर्प दोष है शायद आपके, और उसमें भी हमें यही समझ में आएगा। तो जो जितने भी दोष है जो हमने पहले भी बात की है, जैसे मंगल दोष हो गया, पितृदोष हो गया, गुरु चांडाल दोष हो गया, इनके बारे में भी सिर्फ पिछले जन्म का ही कनेक्शन होता है या फिर उसका कुछ और भी रीजन हो सकता है? जैसे कालसर्प दोष के बारे में तो हमको पता चल गया कि पिछले जन्म का ही है, तो उनमें भी पिछले जन्म का ही रिलेशन होता है। यस, क्योंकि मैंने क्या बताया, आपके प्रारब्ध से आपकी कुंडली बनती है। अच्छा। आपके संचित कर्मास है, संचित कर्मास हैं आपके, है ना। संचित कर्मा हमारे कई जन्मों के कर्म इकट्ठे हैं, ठीक है, वो इकट्ठे हैं। उसके बाद उसमें से जब आपने जन्म लिया है तो आप ये बोल के आते हो कि मैं ये इसमें से कुछ कर्म अपने कंप्लीट करूंगा, या ये चैप्टर्स में अपनी लाइफ के कंप्लीट करूंगा। अच्छा। आप एक एक चैप्टर कंप्लीट करने आते हैं, इसको हम अगर ऐसे देखें, हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करने आते हैं, तो वो हमारे प्रारब्ध में बदल जाते हैं। तो वो जो हमारे प्रारब्ध हैं उससे हमारी कुंडली बनती है। तो हर ग्रह हमें कुछ ना कुछ बता रहा। हम आगे चलते हैं। अब हमारे जो 7वें जो है वो कारकोटक कालसर्प दोष है। अच्छा। 7वें घर में राहु, पहले घर में केतु बैठ गए। अब 7वें घर में राहु आ गए तो शादी में प्रॉब्लम, ओके, बिजनेस में प्रॉब्लम, आप जो भी बिजनेस करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। आपके पीठ पीछे आपकी बहुत सी लोग निंदा करेंगे। आप कहीं भी कुछ काम करने जाएंगे, किसी के साथ मिलके काम करने जाएंगे, वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, पार्टनरशिप। हाँ, किसी भी तरीके का यूनियन आपके लिए अच्छा नहीं होगा, प्रॉब्लम आएंगी ही आपकी लाइफ में, है ना। आपके हर किसी के साथ बैड रिलेशंस हो सकते हैं, अच्छा, रिलेशंस खराब हो जाएंगे। अब इनके भगवान कौन है? शिव जी है, और शनिदेव। ओके, यहाँ पे शनिदेव और शिव जी का, क्योंकि यहाँ पे हम कर्मों की बात करते हैं। हमें अपने कर्म अच्छे करने। अच्छा। 7वें घर में राहु बैठ गया तो हमें अपने कर्म अच्छे करने, क्योंकि हो सकता है कि पिछले जन्म में, क्योंकि 7वें घर में राहु है, मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हो सकता है आपने पिछले जन्म में रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपने दूसरों की बहुत निंदा की होगी। अच्छा। तो इस जन्म में आपकी निंदा हो रही है, आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि शिव जी के मंदिर तो जाइए, अगर जा सकते हैं अच्छी बात है। और शनिदेव क्या बोलते हैं कि तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, अपने कर्म अच्छे करो। अच्छा, कर्म अच्छे करो। तो शनि भगवान यही बोलते हैं ना कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मेरे मंदिर आओ नहीं आओ, तुम मुझे जल चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, तिल चढ़ाओ, ठीक है, लेकिन अपने कर्म तो अच्छे करो। तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं है, तुम कितनी बार भी मेरे पास आओ। तो शनिदेव कर्म प्रधान है। तो जो 7वें घर वाले कारकोटक कालसर्प दोष है, उसमें क्या है, आपको अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा।
कर्मों पे ध्यान देना। यस। तो शायद इसी काल सर्प दोष की जो निवारण है, तो हर एक काल सर्प दोष के लिए यही सॉल्यूशन सबको पता चल जाता है कि शनिदेव और हाँ। शिव जी की पूजा करी जाती है, तो शायद यही है वो काल सर्प दोष। हाँ, हो सकता है लोग ये करते हैं ना। वैसे तो मैं बोलती हूँ कर्म तो आपको अच्छे करने ही चाहिए, कोई भी आपका काल, कोई भी दोष हो, आपके कर्म अच्छे ही होने चाहिए, है ना। और कर्म कैसे अच्छे होंगे वो आपको धर्म सिखाएगा। बहुत बार बोलते हैं कि रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर डू डिफरेंट थिंग्स। धर्म और अध्यात्म दोनों अलग नहीं, अच्छा, दोनों पूरक हैं। करेक्ट। क्योंकि आपको कर्म क्या करने हैं वो आपको धर्म बताएगा ना। कौन बताएगा आपके कर्म कैसे होने चाहिए? आपको धर्म बताएगा। तो हम इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते। अब इसके जो कालसर्प दोष है वो है तक्षक नाग कालसर्प दोष। ठीक है, 8वें घर में राहु आ गए, ठीक है, और दूसरे घर में आपके आ गए केतु। अब 8वें घर में राहु आ गए तो मतलब एक्सीडेंट हो सकते हैं, अचानक सडनली कुछ होगा इनकी लाइफ में, सडन लॉस हो जाएगा, सडन एक्सीडेंट हो जाएगा, सडनली कुछ होगा, मतलब अचानक से, है ना। तो अब इसको हम पास्ट में जाएं, पास्ट में जाएंगे। हो सकता है आपके पर किसी ने बहुत विश्वास किया और आपने अचानक से उनकी लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो, अचानक। तो आपके 8वें घर में राहु बैठ गए तो आपके जीवन में कुछ भी अचानक ऐसी घटना हो सकती है जिससे आपको बहुत परेशानी आ सकती है। एक्सीडेंट हो सकते हैं, मनी लॉस हो सकता है, रिलेशन टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है अचानक। चलते चलते सडनली एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, सडनली एक दिन उठे और ऐसी लड़ाई हुई कि भाई कपल ने डिसाइड किया हमें इसकी शक्ल नहीं देखनी। अच्छा, अचानक आपका पैसा फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है, पता चला कि नेक्स्ट डे आपकी बैंक बंद हो गई। अचानक मनी लॉस हो गया। तो अचानक वाले जो इंसिडेंट है तो यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे किसकी पूजा करनी चाहिए? यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान, है ना। तो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अब बहुत बार ये सवाल आता है कि हनुमान जी की पूजा क्या रेगुलर करनी चाहिए, है ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि आप एक बार कर लीजिए, दिन में एक बार कर सकते हैं, या आप शनिवार को या मंगलवार को कर सकते हैं, है ना। पूजा मतलब आप उनकी हनुमान चालीसा कर सकते हैं। और स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकते, स्त्रियां नहीं कर सकती, पुरुष ही कर सकते, ऐसा नहीं। स्त्रियां भी कर सकती हैं, हाँ, वो भी कर सकती हैं। बट जब हनुमान जी की हम बात करते हैं तो आपको स्वच्छता का बहुत ख्याल रखना पड़ता है ना। तो किसी भी देवी देवता की हम बात करें, स्वच्छता का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आपको बहुत स्नान करके बैठ के ध्यान करना है ना, उनको मनाना है कि भाई देख लीजिए मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी। क्योंकि भगवान जो शक्तियाँ हैं, जो ये शक्तियाँ हैं, वो इतनी प्यारी कि आप उनसे प्यार से बोलोगे वो आपके पास आके खड़े हो जाते हैं। ये मेरा अपना जीवन का अनुभव, मैंने ये सारी शक्तियों के दर्शन साक्षात किए हैं, है ना। तो इसलिए मैं बोलूँ कि हनुमान जी से करिए ना। 8वां जो हमारा है तक्षक कालसर्प दोष, तो वो हमारा हनुमान जी से कनेक्टेड है। तो हनुमान जी से बात करिए, उनसे बात करिए, भगवान से बात करिए, उनकी पूजा करिए, उनके मंदिर जाइए। अच्छा, तो ये हो गया हमारा 8वां कालसर्प दोष, है ना। अब हम चलते हैं 9वें पे चलते हैं। शंख चूड़ नाग कालसर्प दोष, है ना। अब ये 9th हाउस में आपके 9वें घर में राहु और तीसरे घर में आपका केतु। अब यहाँ पे अगर आपके 9वें घर में आपके राहु बैठ गए हैं तो आपकी पिता के साथ प्रॉब्लम हो सकता है फॉरेन जाने की बात करो, तो अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। हो सकता है बहुत बहुत देखा गया कि आप वहाँ चले गए, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे निवारण कौन देगा आपको? यहाँ पे निवारण देते हैं आपको गुरु। अच्छा, गुरु। यस, यहाँ पे आपको किसी गुरु के साथ कनेक्ट होना चाहिए। गुरु पूजा कर सकते हैं। अगर जिनके गुरु नहीं है तो वो जगत गुरु अपने कृष्ण भगवान है ना, ब्रह्मांड गुरु हमारे शिव जी हैं, तो उनकी पूजा आप कर सकते हो। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम कृष्ण भगवान और गुरु पूजा की बात करते हैं, क्योंकि 9वें घर आपके पिता का घर भी है। तो वहाँ से देखा जाता है कि आपने अपने पिता के साथ
क्या किया होगा किसी जन्म में। ओके। ये भी तो देखेंगे ना, हमने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया कि भाई हमारे 9th हाउस में राहु और बैठ गए और केतु वहां बैठ गया और हमें काल सर्प दोष बन गया। अच्छा, ओके। तो दोष बना है, अगर दोष बना है तो कुछ तो किया होगा ना पास्ट बर्थ में। तो पिता के साथ कुछ किया होगा, गुरु के साथ कुछ गलत किया होगा, गुरु का अपमान किया होगा, गुरु की निंदा की होगी, पिता का आदर नहीं किया होगा, तो ये भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे हम गुरु पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। अच्छा। तो ये होगा हमारा 9th हाउस का काल सर्प दोष। ठीक है। अब हम आते हैं 10वें, है ना। अब हम 10वें पे आते हैं। 10वां काल सर्प दोष है वो घातक काल सर्प दोष। घातक काल सर्प, नाम ही घातक है। नाम ही घातक है। 10वें घर में बैठ गए राहु और चौथे घर में बैठ गए केतु। अब 10वें घर में राहु बैठ गए तो क्या होगा, आपके करियर में प्रॉब्लम होगी। हो सकता है आप मल्टीपल करियर में चले जाओ लेकिन सफलता किसी में नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, ओके, है ना। करियर से जो पैसे आने चाहिए, करियर में बार बार प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बार बार करियर चेंज हो रहा है। आज ये करियर किया, कल वो करियर किया, सफलता किसी में नहीं मिल रही। हो सकता है एक करियर को आपने लिया, चलते चलते आपका करियर रुक गया, फिर आपने चलो दूसरा ट्राई करते, चलो तीसरा, तो स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका ये जो राहु यहाँ बैठे हैं आपकी स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि आपको दोष लगा हुआ है। तो अब इसको हम पिछले जन्म से देखें। राहु, हो सकता है आपने किसी का करियर खराब किया हो। ओके, बहुत सिंपल है ना। आपने किसी का करियर खराब किया होगा तभी तो आपको यहाँ स्टेबिलिटी नहीं हो पाती। अच्छा, तो ये जो पिछले जन्म में किया होता है वही सब लौट के आता है और उसी टाइप का प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। यस, वही क्रिएट होगा ना। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि अब इसके पहले भगवान बता दूं, इसके भगवान हैं शिव जी और हनुमान जी। इन दोनों की पूजा आप कर सकते हैं। अब कैसे, अब बोलेंगे कि कैसे करियर खराब किया होगा। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है। आजकल लोग जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी पॉलिटिक्स चलती हैं बिजनेस प्लेस पे, वर्क प्लेस पे बहुत पॉलिटिक्स चलती है बहुत। और किसी ऐसे को निकालने की पूरी कोशिश की जाती है कि पॉलिटिक्स करके इसका प्रमोशन रोक दिया जाए, इसको कैसे भी निकाल दिया जाए, इसको वो एप्रिसिएशन ना मिलने पाए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो सकता है आपका अगले जन्म में आप ये दोष एक्टिवेट कर लोगे। सो बी वेरी केयरफुल। तो ये काफी लोगों के लिए एक लेसन है। हाँ, लेसन ये भी है कि जो पास्ट से मैं बताती ही आ रही हूँ, अगर इस जन्म में आप ऐसा कुछ कृत्य कर रहे हो, आपको इस जन्म में दोष नहीं है, लेकिन अगले जन्म में हो सकता है। और आप इस बैगेज को लेके बैगेज लेके घूमोगे। तो इसीलिए आपने क्या हो सकता है किसी जन्म में किसी के करियर में ऐसे प्रॉब्लम किया हो। करेक्ट। बहुत से लोग दूसरों का करियर खत्म करने के लिए कुछ भी कर जाते, किसी हद तक चले जाते हैं। ईगो क्लैशेस होते हैं, जलन में आ जाते हैं। हो सकता है सेम बैकग्राउंड से नहीं, लेकिन जल गए और आपने उसका करियर खत्म करने के लिए कुछ भी कर दिया। तो ये भी रीजन होता है कि आपका अपना करियर स्टैंड नहीं हो पाता। तो शिव जी को बात करिए, हनुमान जी से बात करिए, है ना। ये मंदिर में जा सकते हैं। अच्छा, है ना, ठीक है। अब हम आते हैं 11वें काल सर्प दोष पे, जो है विषधर काल सर्प दोष। 11वें घर में राहु और 5वें घर पे केतु। ठीक है। अब 11वें घर में अगर राहु बैठा है और ये दोष लगा है तो ऐसे लोगों की जो दोस्त होंगे गलत मिलेंगे। कितना भी पैसा होगा वो गलत इंजॉयमेंट में जाएगा। अच्छा। पैसा वेस्ट होगा, पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि प्रोस्पेरिटी हो रही है, प्रोस्पेरिटी नहीं हो पाएगी। अच्छा। गलत चीजों में ही पैसा चला जाएगा और गलत कंपनी मिलेगी। जहां भी जाएंगे गलत लोग ही इनको मिलेंगे। है ना। तो ये है ना। तो इनको दोस्तों से बहुत संभल के रहना चाहिए। है ना। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि मुझे तो पीने की आदत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा तो मैंने पी लिया। अच्छा। तो समझ जाइए कि ये आपके दोष है। आपको यहाँ राहु आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये
गड़बड़ ये है, करना नहीं चाहिए। क्योंकि तुम किसी जन्म में वो दोस्त थे हम्म, कि तुमने किसी अच्छे इंसान को तुम्हारे तुमने बिगाड़ा है। बिगाड़ने पे उसका घर बर्बाद हुआ होगा, अच्छा, तो ये आगे आपके साथ आ गया। आपके साथ हो सकता है। तो इसके भी भगवान शिव जी, शिव जी हैं, अच्छा, है ना, तो ओके, आप शिव जी की पूजा कर पूजा सकते कर हैं। सकते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना, कि Correct. आप, और हो सकता है कि आपके पास किसी जन्म में बहुत पैसे हों और आपने ऐसे ही उड़ाए होंगे, या किसी के पैसे आपने वेस्ट कराए होंगे। ऐसे देखा ना बहुत बार लोग, कोई बहुत अमीर है ना, हाँ, बहुत तो अमीर है, उसके आसपास कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं, घूमते रहते उसको गलत आदतों में डलवा देते हैं और उसके पैसे बहुत वेस्ट कराते वेस्ट हैं। कराते वो हैं। इंसान हो सकता है इनोसेंट हो, वो तो सोच रहा है मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो दोस्त के नाम पे क्या कर रहे हैं, अय्याशी उसके पैसों पे कर रहे हैं। हो सकता है आपने किसी जन्म में ये किया हो, तो आपको वो भुगतना पड़ेगा। भुगतना पड़ेगा। तो शिव जी के पास जाइए, है ना। मैं देखिए, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप शिव जी के पास जाएंगे तो आपको निवारण 100% मिल जाएगा, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हाँ, रेमेडी, छोटी सी रेमेडी ये हम यहाँ, स्टार्ट और क्योंकि यहाँ हम भगवान की भी बात कर रहे हैं कि कौन से कालसर्प दोष के साथ हमारे कौन से भगवान कनेक्टेड है, तो ये बिकॉज एक धारणा रही है कि हर चीज से सिर्फ शिव जी को ही माना जाता है। शिव जी हर चीज से कनेक्टेड है, लेकिन हमारे अलग अलग देवी देवता भी कनेक्टेड है। अच्छा, अलग अलग कालसर्प दोष के लिए। यस 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 यस, है ना। तो अब चलते हैं हमारे लास्ट लास्ट वाला दोष पे चलते हैं। ओके, तो 12 है, तो 12 तो 12वें पे चलते हैं। ओके, अब ये आता है कालसर्प दोष, शेष नाग कालसर्प दोष। ओके, ठीक है। अब ये अगर किसी को है जिसका राहु 12वें घर में और केतु आ गया छठे घर में, छठे, है ना, अच्छा, तो ऐसे लोगों को क्या होगा, इनको ट्रैवलिंग से बहुत लॉसेस आएंगे। अच्छा, हाँ, इनको बिजनेस में बहुत लॉसेस आएंगे। ये कहीं भी ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो ये कर नहीं पाएंगे। इनका मन बहुत भटकेगा, मन बहुत इनको भटकाएगा सब जगह पे। पैसों का बहुत वेस्ट होगा, यहाँ भी पैसों की प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी। पैसा जाएगा, हो सकता है पैसा आया, आने से पहले, बहुत लोग बोलते हैं ना, पैसा आने से पहले जाने का रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ पे वही होगा, पैसा आने से पहले जाने के रास्ते खुल जाएंगे, लॉसेस हो सकते। ऐसे लोगों को बहुत नाइटमेयर्स आते हैं, सपने बहुत वियर्ड आते हैं। अच्छा, ओके, हो सकता है इनको बहुत नाग के सपने आए कि इनको नाग दौड़ा रहा है, नाग काटने के लिए आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। अच्छा। ये बहुत चांसेस है। वैसे तो कालसर्प दोष जिसको भी रहता है 12 के 12, उसमें बहुत चांसेस रहते हैं कि ऐसे लोगों को नाग के सपने जरूर आए, किसी भी तरीके के। ओके, सपने में दिख सकता है। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा जो बहुत कहते हैं ना, बहुत 100% दोष है उनको। ओके, तो ये होता है ना। अब इसमें हम किसकी पूजा कर सकते हैं? इसमें हम महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। ओके, महालक्ष्मी जी, हाँ, और सरस्वती की इनकी जो देवी है, अब ये ऐसे हैं जिनकी सिर्फ देवी ही है, इसमें हम महालक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, और अपनी माँ की सेवा कर सकते हैं। अच्छा, ओके, क्योंकि आप जितनी अपनी माँ की सेवा करोगे उतना ये दोष यहाँ से आपका कम होता जाएगा। अच्छा, तो ये थे हमारे 12 के 12 कालसर्प दोष, जिनकी मैंने आपको सिंपल बता दी कि रेमेडीज भी बता दी हैं, देवी देवता भी बता दिए हैं, और क्या क्या हो सकता है वो भी बता दिया। अच्छा, हाँ। अगेन मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगी कि ये दोष हम बता रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ राहु और केतु की प्लेसमेंट से मत समझ जाना कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है। अच्छा, क्योंकि उसके पीछे कैलकुलेशंस होते हैं कि कितने ग्रह उनके बीच में आ गए, तब वो कालसर्प दोष पता चलता है। अच्छा, तो आपने जो बताया सो एक जेनरिक स्टेटमेंट कहा जा सकता है कि कौन सा कालसर्प दोष है पहचानने के लिए। हाँ। राहु और केतु की जो आपने स्थान बता दिया उससे। हाँ। तो और भी चीजें देखनी पड़ेगी, इससे नहीं पता चलेगा कि ये कौन सा कालसर्प दोष है हमारे कुंडली में, या फिर उसको और भी चीजें देखनी ही पड़ेगी। जैसे आप किसी के पास कुंडली रीड कराने गए और आपको पंडित ने बोल दिया कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, बता दिया, ठीक है, लेकिन पंडित जी ने आपको ये नहीं बताया कि कौन सा वाला है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और आप देख लीजिए कौन सा कालसर्प दोष है। अच्छा। तो यहाँ पे ये आपको इन्फॉर्मेशन ये काम आ जाएगी। अच्छा, हाँ,
क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि पंडित जी ने ये पूजा करवा दी, कालसर्प दोष बता दिया, ये पूजा करवा दी, यहाँ भेज दिया, वहाँ भेज दिया। तो आपको पता तो होना चाहिए आपको कौन सा दोष लगा है और आपको और क्या करना है, बिकॉज हम हर चीज़ को सहज करके अपने कर्मों से भी तो जोड़ते हैं। जोड़ से, करेक्ट। क्योंकि जब तक हम अपने कर्म ठीक नहीं करेंगे तब तक तो कुछ नहीं आप होगा। कितनी भी पूजा कर लो, आप कुछ भी कर लो, ये मैं बहुत ओपन कहती हूँ, लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है, आप दूसरों के लिए हमेशा छल रखते हो, आप दूसरों की निंदा करते हो, आप दूसरों से जलते हो, तो आपका भला कैसे हो सकता है? अच्छा। है ना? क्योंकि परमात्मा तो आपका मन देखते हैं ना। करेक्ट। तो ये चीज़ है। तो यहाँ ये पूरे हमने यहाँ पे 12 कालसर्प दोष की बात की है। हाँ। और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो मिली है। कालसर्प दोष पहले तो 12 होते हैं, यही हमारे लिए नई इंफॉर्मेशन थी। जी। और 12 के 12 कालसर्प दोष आपने एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छे से सबको समझ में भी आए होंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि जितने आसान तरीके से आपने उसको बताया है शायद ही कभी किसी से इस तरीके से बात हुई होगी। तो मुझे लगता है कि इंफॉर्मेशन का ज़माना है ना? आप इंफॉर्मेशन दे दो, अच्छा। है ना? क्योंकि बहुत बार ये चीज़ें नहीं बताई जाती है ना? तो हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन लोगों के पास होनी चाहिए। ये क्यों आज टॉपिक आपके साथ बात करने का हमने डिस्कस किया, क्योंकि मेरे पास अभी तक कम से कम 500-600 केस ऐसे आ चुके हैं जो बोल चुके हैं कि हमने कालसर्प दोष की पूजा करवाई है, लेकिन हमें निवारण नहीं मिला अभी तक। 5 साल पहले कराई, 6 साल पहले कराई, लेकिन निवारण नहीं मिला। तो मेरा सवाल उनसे यही होता था कि कौन सा कालसर्प दोष है? अच्छा। तो बोलते थे हमें नहीं पता। तो मुझे लगता था कि कैसे बताया जाए। तो ये तो मैं बहुत आपका धन्यवाद कहूंगी इस चीज़ के लिए कि आपके माध्यम से लोगों को ये पता तो चलेगा कि किस चीज़ से उनको प्रॉब्लम है यहाँ पे। करेक्ट। उनको एटलीस्ट ये भी पता चलेगा कि इतने सारे कालसर्प दोष होते हैं और अलग अलग कालसर्प दोष का अलग अलग निवारण होता है। ऐसा नहीं कि हर एक के लिए एक ही सॉल्यूशन चलता जाए। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था ये सेशन एक्चुअली। और दोष के बारे में काफ़ी बात होगी, कालसर्प दोष तो इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो एक सवाल ऐसा आ जाता है बीच में कि इन सब के जो सॉल्यूशन है, जो भी दोष है, इनका 100% सॉल्यूशन मिलता है या सिर्फ इसको कम ही किया जा सकता है? अब डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर। अगर आपके कर्म अच्छे हैं और आपने चीज़ों को समझ लिया, तो मैं कहती हूँ 100% सॉल्यूशन मिल सकता है। 100%। अच्छा। और ये मैं बहुत अधिकार से बात बोलती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे गुरु की शिष्या हूँ जो हमें ये चीज़ बताते हैं कि भाई कुछ भी नामुमकिन नहीं। अच्छा। मैं भी अपने शिष्यों को यही बात बोलती हूँ, तुम अपने कर्म तो अच्छे करो, बाकी हम देख लेंगे। तो हर चीज़ का निवारण मिल सकता है आपको। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा हुआ। बहुत बार लोग कालसर्प दोष की पूजा कराने जाते हैं, बहुत बार जाते हैं ना। तो आपको मैं बता दूं कि हर 3 साल में आपको पूजा करानी होती है, अगर आप पूजा करवा रहे हो। तो ये भी लोगों को नहीं पता है। बहुत से ऐसे दोष होते हैं जो हर साल या हर 3 साल में आपको उसकी पूजा करानी होती है। तो ये एक अलग सब्जेक्ट। ओके, ये तो काफी अलग ही सब्जेक्ट में ये अलग सब्जेक्ट हो गया। तो मैं यहाँ आपको ये बता रही हूँ कि ये आपने जो बोला निवारण 100% हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है जो निवारण लेने आया है, क्या वो स्वीकार करने के लिए तैयार है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई होगी, या वो अभी भी दोष दे रहा है। अच्छा। जैसे अब यहाँ पे इसको एक बात करके यहीं पे हम इसको कंप्लीट करेंगे कि जो बच्चा है बार बार फेल हो रहा है, और बच्चा जब घर जाता है तो क्या बोलता है, टीचर ने अच्छे से समझाया नहीं। टीचर ने अच्छे से समझाया नहीं। टीचर तो अच्छे से समझा रही, लेकिन अगर वो बच्चा बोले कि हाँ टीचर तो अच्छे से समझा रही लेकिन मेरा ध्यान भटक रहा है, और कहे टीचर से कि टीचर आप मुझे बताइए मेरा ध्यान ना भटके, टीच मी टू फोकस, तो टीचर उस पर बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। लेकिन वो बच्चा बार बार घर जाके यही बोले कि कंप्लेन कर रहा है, बार बार आप ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम गेम खेल रहे हो, दोष दूसरों को, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ, इसने ये किया, कुछ नहीं तो भगवान ने ये किया, गुरु ने ये किया, है ना, इन्होंने ये किया, ब्लेम गेम।
हमारे दादाजी ने ये करके चले गए, मेरे पिता ये करके चले गए, मेरी माँ ये करके चली गई। करेक्ट। ब्लेम गेम। जिस दिन इस चीज़ को सच में समझ जाओगे, मैं कहती हूँ हर चीज़ का निवारण मिलता है, मिल जाए। और मिलता है। अच्छा, अच्छा। काफ़ी अच्छा लगा इस बारे में बात करके। होपफुली सबको भी काफ़ी नया टॉपिक मिला है आज आपके माध्यम से। इसके लिए आपका पहले तो धन्यवाद कि सब लोगों को ये सब इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में बताने के लिए। शायद एस्ट्रोलॉजी के कुछ और सवाल भी लोगों के आ सकते हैं, तो हम आपको रिक्वेस्ट भी करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के बारे में और भी चीज़ें बताने के लिए हम आपको आगे भी देखना पसंद करेंगे अगले कोई पॉडकास्ट में। तो बट अभी के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन था। आपका दिल से धन्यवाद।